आईबीए की तरफ से एक लेटर आया जिसमें उसने यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस और जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग हो चुकी हैं यूएफबीयू से, नोबो और एनओबीडब्ल्यू को इनवाइट किया 20 अगस्त 2026 को, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया। इसमें अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो देखिए, आईबीए, यूनियन, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल और गवर्नमेंट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, 5 पार्टीज इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। और पूरा मामला पीएलआई का क्या है, हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो भी इस लेटर में आउटकम में बताया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे है और क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको वहां मिल जाती हैं। तो हुआ क्या, देखिए, ये इनके नाम अगर इनको छोड़ते हैं तो जो मीटिंग कंडक्ट हुई उसका जो प्राइमरीली जो उसका कारण था मीटिंग का, वो क्या था कि पीएलआई इशू को डिस्कस करना था। तो एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये नवंबर 2020 में इंट्रोड्यूस हुई 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, जिसमें कि एम्प्लॉय, ऑफिसर और पार्ट टाइम एम्प्लॉय से लेकर के स्केल 7 तक के एम्प्लॉय जो थे, ऑफिसर जो थे, इसमें एलिजिबल थे पीएलआई के लिए। और जो पीएलआई थी वो क्या था कि मैक्सिमम 15 दिन जो है, यानी बेसिक प्लस डीए का, जो भी आपका बेसिक होगा प्लस उसमें डीए मिला के 15 डेज का आपको सैलरी मिल सकता था पर डे के हिसाब से। और ये किस पे डिपेंड करता था कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर नवंबर 2024 आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर उन्होंने बिना किसी से पूछे एक यूनिलैटरल अनाउंसमेंट किया, जिसमें इन्होंने रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम जो है, जो स्केल 4 एंड अबव के ऑफिसर हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगी, उसका अनाउंसमेंट एक तरीके से कर दिया। पूरी पीएलआई हमने अपने वीडियोस में अच्छे से समझाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लें, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जो स्कीम थी ये यूनिलैटरल थी और डिस्क्रिमिनेटरी थी। और इसमें क्या बोला गया कि जो स्केल 4 एंड अबव के ऑफिसर्स हैं उनको 365 डेज का बेसिक पे जो है एनुअल उनको मिल जाएगा एज अगेंस्ट टू 15 डेज पीएलआई, यानी उन्हें पूरे साल का जो उनका बेसिक है उतना उन्हें मिलने का चांसेस है। डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस पे और मैट्रिक्स पे, यानी बैंक परफॉर्मेंस से चीजें बदल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ गई जब ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ। तो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण इन्होंने 24 और 25 मार्च 2025 को स्ट्राइक भी किया। जिसमें क्या हुआ, आईबीए और डीएफएस जो है वो आगे आए और उन्होंने डिस्कस किया और रिजॉल्व किया डिमांड्स के लिए। उन्होंने बात करने के लिए रेजोल्यूशन की तरफ इन्होंने बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने स्ट्राइक को जो है फर्दर स्ट्राइक्स को डेफर कर दिया। और ये इशू चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के पास चला गया। और जैसा ये मैटर जो है चीफ लेबर कमिश्नर के पास है, तो जो सेक्शन 33 है उसके अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर उसमें क्या हुआ कि स्टेटस को मेंटेन किया गया, यानी उनकी पीएलआई को नए फॉर्मूला के हिसाब से रिलीज नहीं किया गया। इस दौरान क्या होता है कि जो चीफ लेबर कमिश्नर है और आईबीए है और जो यूनियंस हैं वो क्या करते हैं, वो इशू को बायलैटरली डिस्कस करते हैं और ये इनके सजेशन भी लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम है उसको मॉडिफाई किया जाए। और वो सारे डिस्कशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भेज दिए जाते हैं, लेकिन वो इशू अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास पेंडिंग है। लेकिन होता क्या है कि जो मैनेजमेंट है बैंक की, वो पीएलआई स्कीम जो है 2024-2025 को इंप्लीमेंट कर देती है, लेकिन सिर्फ जो एम्प्लॉइज हैं और जो ऑफिसर हैं अप टू स्केल 3 उनके लिए। और मार्च 2026 में जो डीएफएस है वो एडवाइस करता है बेसिकली बैंक्स को कि वो अपना जो उन्होंने स्कीम फॉर्म किया था उसको स्केल 4 एंड अबव को इंप्लीमेंट कर दे। तो इन्होंने क्या किया, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन फाइल की। इसी वजह से आईबीए ने इनको इनवाइट किया बायलैटरल मीटिंग के लिए, यानी दो पार्टीज इसमें मिल रही हैं सो दैट एमिकेबल सॉल्यूशन हो सके पीएलआई इशू का। आज की मीटिंग में क्या हुआ, इन्होंने पॉइंट किया कि जो पेमेंट ऑफ पीएलआई है 2024 और 25 के लिए, जिसमें इन्होंने सिर्फ एम्प्लॉइज और ऑफिसर अप टू स्केल 3 को पेमेंट कर दिया, ये अनफेयर है एंड इम्प्रॉपर है। यहाँ पे इनका कहना है कि जो स्केल 4 एंड अबव के ऑफिसर हैं उनको भी जो है पुराने जॉइंट नोट के हिसाब से पीएलआई मिले, यानी 15 डेज का पीएलआई उनको भी दे दिया जाए, उनको होल्ड पे ना रखा जाए। और इन्होंने बोला जो इनकी कंटेंशन है दिल्ली हाई कोर्ट में, अब उनको अलग रखते हुए इन्होंने पॉइंट किया कि अगर डीएफएस और आईबीए यानी बैंक मैनेजमेंट चाहे एग्जिस्टिंग पीएलआई को मॉडिफाई करना, तो ये लोग रेडी हैं उस डिस्कशन के लिए ताकि एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन हुआ क्या कि इनका डीएफएस ने कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया। एक और चीज पॉइंट की इन्होंने कि जो प्रपोज्ड डीएफएस स्कीम है, वो जो स्केल 4 एंड अबव के लिए जो नई स्कीम आई है उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा, क्योंकि ये जो पीएलआई है वो एनुअल बेसिक पे को 12 टाइम्स करके दी जाती है, यानी पर मंथ का बेसिक पे निकाल करके उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बेसिक पे के इक्विवेलेंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी स्केल 4 का अगर 20 लाख है और वो अगर मान लीजिए 80% के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं, तो 16 लाख का पीएलआई उन्हें वहां मिल सकता है, जिसका अच्छा खासा कॉस्ट है। और
जो एम्प्लॉय स्केल 4 एंड अबव हैं उनकी जो संख्या है वो 40,000 से ऊपर है। 5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, लगभग 8 लाख बैंक एम्प्लॉय हैं, उसमें से 5% लोग जो हैं वो स्केल 4 एंड अबव हैं, जिसकी वजह से कितना अच्छा खासा कॉस्ट इसका होगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली अगर ऑन एवरेज मान के चलें तो आप इसको 10 लाख मान लीजिए, और 10 लाख को आप 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट कितना ज़्यादा होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि जो इनकी स्कीम है वो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है और जो बेसिक फॉर्मूला से डेविएट करती है। जहां इन्होंने यूनिफॉर्म इंसेंटिव की बात की थी, बैंक के प्रॉफिट के बेस पे सबको पीएलआई मिलने की बात की थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। इससे होगा क्या कि जो सीनियर्स हैं और जो जूनियर्स हैं उनके बीच में ओ डिवीजन बढ़ेगा, मोटिवेशन कोई नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे उनके बीच में। तो इन्होंने आईबीए को बोला कि वो जो है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से इशू को टेकअप करें, सो दैट सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फॉर्मूला से हो सके। एक दो बातें इन्होंने और करी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो 5 डेज बैंकिंग है उस पर गवर्नमेंट का ऐसा अभी कुछ नहीं आया, उसको भी इन्होंने बोला कि आप इसको टेकअप करिए। अदरवाइज क्या होगा कि फर्दर एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो ये अनाउंस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्राइक। दूसरा इन्होंने बोला कि जो इंक्रीजिंग इंस्टेंसेज हैं जो बैंक स्टाफ के ऊपर, तो उसके लिए एडुकेट नंबर ऑफ आर्म गार्ड्स जो हैं उसको रिक्रूट करना चाहिए बैंक्स को अर्जेंट बेसिस पे। थर्ड इन्होंने पेंशनर की बात की, जहां इन्होंने यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर द पेंशनर्स, उनका जो डीए का फॉर्मूला होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, डिपेंड करता है वो कौन सी बाइपोटाइट में रिटायर हुए थे। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिमांड बार बार क्यों आती है। और जो एक फेवर की बात हुई वो क्या हुई कि जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस जो नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होने वाला है, आपको याद होगा पिछले वाले मेडिकल में रूम सीलिंग 5,000 था, उसको अभी इंक्रीज करके 7,000 कर दिया गया है और आईसीयू के केस में 9,500 कर दिया गया है। वो जो मेट्रो सिटीज के लिए आया था वो हैदराबाद और बेंगलुरु में भी अप्लाई होगा, तो ये एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं अच्छा आउटकम है इसका। तो ये सारे मुद्दे इसमें डिस्कस हुए। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपके साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और कल हम एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जहां पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स को अनुकूल बोला है, यानी उनके प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने कमेंट किया है कि ये लोग जो है जेनजी के हिसाब से बैंकिंग नहीं कर रहे हैं और बहुत ऑब्सोलीट तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। तो उस पर भी मैं कुछ आपके सामने डेटा प्रेजेंट करूंगा जो आपको बताएगा कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है।